पहली तस्वीर पेरिस से। एक शख्स आईफल टावर पर चढ़ गया और ये शख्स उस समय टावर पर चढ़ा जब ओलंपिक का समापन समारोह शुरू होने ही वाला था। बिना सुरक्षा उपकरणों के ये शख्स टावर पर चढ़ गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और इस शख्स को नीचे उतारा गया। दूसरी तस्वीर चीन से, जहां बारिश के लिए एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है और इस गन में सिल्वर आयराइड भरकर बादलों की तरफ फेंका जा रहा है। चीन के मौसम विभाग के पास ऐसी 7000 गन और 8000 रॉकेट लॉन्चर हैं। तीसरी तस्वीर सर्बिया से। एक जोरदार प्रदर्शन की यह तस्वीर है जहां राजधानी बेलग्रेड में लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। विरोध लिथियम के माइन को प्राइवेटाइज करने के बाद शुरू हुआ है। लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से स्थानीय लोगों का नुकसान होगा, पर्यावरण को भी भारी नुकसान होगा। एक वायरल तस्वीर अब आपके सामने है जिसमें एक पांडा गुस्से में नजर आ रहा है। चीन से आई ये तस्वीरें हैं। एक पार्क में पांडा गुस्सा हो गया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। और आज की सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर के साथ बड़े सवाल, क्योंकि डॉक्टर मर्डर पर बड़े खुलासे के साथ अब अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये बड़ी साजिश है। क्योंकि कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप को लेकर जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बता दें TV9 को डॉक्टर हत्या को लेकर एक वायरल चैट मिली है और चैट में हत्या की रात दो डॉक्टर्स की ये बातचीत है। हत्या के पहले और हत्या के बाद की ये बातचीत और चैट से हत्या के पीछे बड़ी साजिश के मिल रहे हैं संकेत। आपको बता दें TV9 इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि दावे के तहत आपको बता दें चैट मर्डर को लेकर किया गया और इसमें दावा जो किया जा रहा है, लेकिन सवाल इस बीच खड़ा हो गया है कि क्या इस चैट का मर्डर से कोई संबंध है। TV9 भारतवर्ष चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि आपको इस बीच ये भी बता दें कि ये पूरी चैट और इस चैट के तहत जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ है, ये आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से चैट के जरिए साजिश की तरफ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से बड़े खुलासे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर हो रहे हैं, उसके बाद इस तरीके की चैट का सामने आना भी सब कुछ सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये चैट अब मैं आपके सामने दिखा रही हूं क्योंकि ये वायरल दावा है जहां मर्डर को लेकर इसके जरिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो पूरी बातचीत है, आपको बता दें TV9 भारतवर्ष इस चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन अब इस बीच ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इसमें जो बातचीत हुई है उसमें साफ संकेत नजर आ रहे हैं कि किस तरीके के हालात के बीच इन चैट्स के जरिए ये पता लग रहा है कि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है। हालांकि ये दो तस्वीरें इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूं उसमें देखिए किस तरीके से ये बड़े सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन इस चैट के माध्यम से सामने आ रही है, TV9 के पास ये डॉक्टर हत्या को लेकर चैट के आधार पर किस तरीके से पूरे मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हत्या की रात दो डॉक्टर्स की बातचीत को लेकर ये चैट है। पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूं कि आखिर क्या सामने आ रहा है। हत्या के पहले और हत्या के बाद की ये चैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी चैट के आधार पर हत्या के पीछे बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से बता दूं TV9 वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अब इस चैट में आखिर है क्या, चैट मर्डर को लेकर किया गया ये वायरल दावा आखिर है क्या, पहले यहां पर समझ लीजिए। साधु मेडिको राय शामिल है, उस पर जवाब मिलता है हाँ, लेकिन क्यों। सवाल ये आता है क्यों मारा, क्योंकि हम राक्षसों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम टीचर के तौर पर फेल हो रहे हैं। अब ये जो कॉन्वर्सेशन पूरी आप यहां पर देख रहे हैं, इस चैट में हत्या के पीछे बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि क्या इस चैट का मर्डर से कोई संबंध है, इसी आधार पर ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें TV9 भारतवर्ष चैट की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये जो वायरल दावे हैं उस आधार पर इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा हो रहा है और कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब TV9 के पास डॉक्टर्स की बातचीत का एक और वायरल चैट है। ये चैट डॉक्टर की हत्या से पहले का है और चैट में किसी डरावनी खबर का जिक्र किया गया। ये चैट बांग्ला में है।
हालांकि बता दें कि मर्डर से पहले रात 11:48 वो वक्त जब ये बातचीत हुई है। आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की ग्रुप चैट है ये। इसमें पहला डॉक्टर कहता है, भाई कल ऐसी न्यूज मिलेगी कि तुम अपना चेहरा पब्लिक में नहीं दिखा पाओगे। पहला डॉक्टर ये कहता है, जब तुम रात में सोओगे तो सोचो क्या होगा, तुम डर जाओगे। दूसरा डॉक्टर क्या कहता है, क्यों, क्या फिर कुछ हुआ? अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक की जांच के आधार पर हम सवाल कर रहे थे, अब जिस तरीके से ये वायरल चैट सामने आ रहे हैं, साजिश के तहत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आपको इसी मर्डर केस से जुड़ी अब ये जो चैट जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले में सामने आ रही है, उसमें देखिए ये कॉन्वर्सेशन है और ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें क्या पूछा गया है। टाइम इसलिए बता दें, रात 11:48 का ये वक्त, 11:48 PM। अब देखिए क्या बात हो रही है। भाई कल ऐसी न्यूज मिलेगी कि तुम अपना चेहरा पब्लिक में नहीं दिखा पाओगे। हालांकि जब तुम रात में सोओगे तो सोचो क्या होगा, तुम डर जाओगे। क्यों, क्या फिर कुछ हुआ? अब आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की ये जो ग्रुप चैट के जरिए बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके आधार पर इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि यह महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस चैट का मर्डर से कोई संबंध है। ये वायरल दावे चैट मर्डर को लेकर जो किए गए हैं, उसी आधार पर आपको बता दें कि ये तमाम तथ्य जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, मेरे सहयोगी रविशंकर दत्ता भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इसी मर्डर केस से जुड़ी एक ऑडियो भी हम आपको आगे सुनाएंगे, जिसमें साजिश के संकेत किस तरीके से और गहरे होते हैं, उसको लेकर भी रवि से करूंगी सवाल। उससे पहले ये जो वायरल चैट है, इस पर मैं रवि आपसे सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन किनकी है और ये साफ हो गया कि अंदरूनी हालात को लेकर भी इन चैट और इन कॉन्वर्सेशंस के जरिए पता लग पा रहा है कि सबको ये यकीन है कि जो हुआ वो किसी साजिश के तहत हुआ। कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी वाकिफ है लोग अंदर बैठे। देखिए, इस घटना में मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं जो कि अभी मुझे मिला है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन सोर्स मुताबिक हम लोगों को खबर मिला है। जो डॉक्टर की मौत हुआ है उनमें एक रिपोर्ट दूसरा आ रहा है जहां पे कहा जा रहा है जो डॉक्टर था उनका पेल्विस बोन टूटा हुआ था। अब पेल्विस बोन टूटने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होता है वो एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा घटना जब घटी कोई आवाज़ नहीं हुआ, कोई छटपटाहट नहीं हुई, कोई चील चित्कारी नहीं हुई, तो ये पूरा घटना में एक से ज़्यादा लोग अगर इन्वॉल्व नहीं हैं तो ये घटना नहीं हो सकता। अब डॉक्टर्स की चैट की बात में आते हैं, तो जो पहला चैट कह रहा है कि कल सुबह उठ के तुम ऐसा न्यूज़ सुनोगे कि तुम्हारा रूह कांप जाएगा, तो इसमें सवाल उठता है कौन सी घटना की बात हो रहा है। क्या इसमें और कोई घटना की बात हो रहा है? ऐसा कौन सी घटना डॉक्टर्स के चैट्स में आ सकता है जिसके कोई मतलब हिल जाए, ऐसा न्यूज़ सुने या तो फिर रात को सोने जाए तो उसको मतलब खौफनाक सपने आने लगे। तो पहला चैट ये है। दूसरा चैट ये, हाँ, अंदेशा है, बिल्कुल। अब दूसरा चैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब डॉक्टर्स कह रहा है कि ये घटना में मेडिकोज मतलब इसके साथ इन्वॉल्व है। अब मेडिकोज टर्म्स क्यों इस्तेमाल किया गया ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर इसमें आता है। तो ये डॉक्टर्स की बात चल रही है मेडिकल टर्म रिलेटेड। अब दूसरा डॉक्टर ये सवाल पूछता है तो भाई जो हुआ लेकिन उसमें मारा क्यों गया, उसको मारने का क्या जरूरत था? तो डॉक्टर्स खुद ही कह रहा है कि वी आर ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स, मतलब हम लोग टीचर के तौर पे फेल कर रहे हैं और जिनको तैयार कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स नहीं है, मॉन्स्टर्स है। मतलब अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, दौरान ही रवि बोला कि भीतर खाने बैठे लोग इस बात से वाकिफ हैं कि अंदर के हालात क्या हैं और कोई ना कोई साजिश की ओर ये इशारा जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां मृतक डॉक्टर के घर पहुंची ममता बनर्जी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है, पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे। रविवार तक केस नहीं सुलझा तो सीबीआई जांच करेंगी और सीबीआई जांच से दिक्कत नहीं, लेकिन उनका सक्सेस रेट बेहद कम है। परिजनों को शक कोई अंदर का आदमी शामिल। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया पुलिस को दोस्तों से भी पूछताछ करनी चाहिए। যেই জড়িত থাক তাকে ইমিডিয়েট শাস্তি দিতে হবে এবং আমরা চাই এই কেসটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হোক। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে হলে জুডিশিয়াল প্রসেসটা তাড়াতাড়ি হবে এবং তাতে আমরা ফাঁসির দাবি জানাবো। কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার দেনা কিছু নেই, আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি। और अब TV9 पर मर्डर केस से जुड़ा वायरल ऑडियो में आपको बता दें, ये वायरल ऑडियो है जिसमें दो डॉक्टर्स की ये बातचीत है। इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है गिरफ्तार आरोपी बलि का बकरा
ऑडियो में दावा तो यह भी किया जा रहा है कि कई बड़े लोग मामले में शामिल हैं। कम से कम 3 लोगों के शामिल होने का दावा। सुनाते हैं आपको आरजीकर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर्स की ये वायरल बातचीत। আরজিকরে গোটা মুভমেন্টটা পুরোটাই মেকি, ঠিক আছে, ওটা প্রিন্সিপালই চালাচ্ছে এন্ড প্রিন্সিপালের যারা সাকরেত তারাই চালাচ্ছে, আমাদেরকে ইয়ে করছে। মুভমেন্টের যে কোনো আলাদা ফেস হবে, অথরিটি যে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না বা এরকম আজে বাজে কমেন্ট পাস করছে, এটার এগেনস্টে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে। এবং আমাদের উপর বাইরের লোকজন ডিপেন্ড করে এত কিছু করছে, অবভিয়াসলি ভালো লাগছে, বাট আমরা নিজেরাই সাস্টেনেবল নই, বিকজ আরজিকর হ্যাজ এ হিস্ট্রি অফ সাপ্রেসিং ইটস রাইটিয়াস মুভমেন্টস, তোমরাও জানো দাদা। এন্ড এখানে কালকে একটা ভিডিও এসেছিল যে একটা সিভিক ভলেন্টিয়ারকে অ্যারেস্ট করেছে, ওটা একটা স্কেপগোট ছিল, ওটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হুইসেল ব্লো করেছি, বাট অথরিটি চেয়েছিল যে হ্যাঁ ওটাতে আমরা ভুলে যাব, কিন্তু ওরা তো জানে না যে অ্যাটলিস্ট সেইটুকু আইকিউ তো আছে যে মানুষ বুঝতে পারবে ওটা ওর পক্ষে করা সম্ভব কিনা। যে পোস্টমর্টম রিপোর্টে যেরকম ইনজুরিজ আছে দিদির, হ্যাঁ তাতে দাদা একজনের কাজ তো নয়, মিনিমাম 2 বা 3 জন। কারা হতে পারে কি সাসপেক্ট করছিস তোর আরজিকরের ছেলেরা? আমরা দাদা সাসপেক্ট করছি এটা ইন্টার্নের কাজ, ঠিক আছে, এবং যে ইন্টার্ন তার যথেষ্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চ পদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে सेफगार्ड করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে, গোটা মুভমেন্ট আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে। इस ऑडियो के सामने आने के बाद किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे सहयोगी रवि से करूं इस बारे में बात, उससे पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब हड़ताल पर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स और दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर इस वक्त खबर, साथ ही कोलकाता में भी डॉक्टर से दरिंदगी पर आक्रोश जताया जा रहा है और सीबीआई जांच की डॉक्टर्स अब मांग कर रहे हैं। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, एम्स, एलएनजेपी और आरएमएल की वो तस्वीरें जहां डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इस बीच आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी पर आक्रोश के तहत आज आपको बता दें डॉक्टर्स की हड़ताल की कॉल है, और इस बीच दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी का आक्रोश आज देश भर में दिखाई दे रहा है, और दिल्ली के 3 अस्पतालों की तस्वीरें तो आपने देख ली हैं, लेकिन अब देखिए किस तरीके से मांग इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है, जहां कोलकाता दरिंदगी केस में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण आपको यह भी बता दें कि पीड़िता के परिवार को उचित मुआवजे की भी मांग रखी गई है सामने, साथ ही जांच की जानकारी रोजाना साझा की जाए, ये बात भी की जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भी मांग सामने रखी गई है। इस बीच आपको बता दूं रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी तो कोलकाता से हमारे साथ बने हुए हैं, दिल्ली एम्स का भी रुख करूंगी। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और सफदरजंग हॉस्पिटल से शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। कुंदन, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, क्योंकि यहां डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले रविशंकर दत्ता एक सवाल आपसे मैं करना चाहती हूं, क्योंकि ये जो ऑडियो सामने आया है और जो शुरुआत में आपने खबर दी कि किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी स्पाइन टूटी है, ये एक शख्स के जरिए नहीं हो सकता, यानी एक फोर्सफुल अटैक हुआ है जिसमें ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि उसी ऑडियो में भी जो अभी हमने डॉक्टर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन का सुनाया, उसमें भी 2 से 3 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये ऑडियो 3-4 चीज़ साफ साफ ये दिखाता है कि ये डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं वो फेक डॉक्टर्स नहीं है, क्योंकि आरजीकर जो हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स वो पूछ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो जूनियर डॉक्टर बात कर रहे हैं सीनियर डॉक्टर से, वो कह रहे हैं कि मेरा ही बैचमेट ऐसा कर सकता है, ये सोचने में मुझे घिन आ रही है। इसका मतलब वो आइडेंटिफाइड है कि कौन ये बंदा कौन है जिसने ऐसा किया है। तीसरा चीज़ है, इसमें कहा जा रहा है जिसको अरेस्ट किया गया है संजय को, वो स्केपगोट है। चौथा यह है कि जो व्यक्ति यहाँ पे जिसका बैचमेट की बात यहाँ पे किया जा रहा है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसका हाई प्रोफाइलिंग है, इसीलिए उसको कवर अप करने की कोशिश किया जा रहा है। पांचवा ये चीज़ है कि ये डॉक्टर के हिसाब से ये एफर्म कर रहे हैं कि जो घटना घटी है एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, मिनिमम 2 से 3 व्यक्ति था। अब अगर संजय स्केपगोट है या तो फिर उसी से ये घटना घटाई गई है, बाकी के जो लोग हैं वो कौन है, किनको यहाँ पे छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा पुलिस अगर संडे तक इसका ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि पुलिस जल्द ही मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए तथ्य सामने रखे, वरना आगे मामला सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है। कुमार कुंदन मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, ओवर टू यू कुंदन, क्योंकि आपके साथ वो डॉक्टर्स हैं जो आक्रोश जता रहे हैं।
देखिए बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच तमाम आपको डॉक्टर्स नज़र आ रहे होंगे सारे के सारे, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सुरभि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्टर्स भीगते हुए प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सबकी एक ही डिमांड है कि जो कुछ भी हुआ है जघन्य घटना, उसकी एक तरह से सीबीआई जांच हो और दूसरी तरफ से डॉक्टरों को न्याय मिले। ये आप देखिए जो आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट मार्च करके धीरे धीरे अब एम्स के उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कि ये लोग इकट्ठा होने चाह रहे हैं। पिछले 4 घंटे से सुरभि ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है और इसमें अलग अलग जगहों पे डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट किए और उसके बाद अब सब इकट्ठा हो रहे हैं। रिंग रोड भी उन्होंने जाम किया। हम डॉक्टर से भी अगर बात करने की कोशिश करते हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को ये सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम एक बात बताएं कि प्रोटेस्ट आप लोगों का 2-3 घंटे से चल रहा है, बारिश वगैरह में आप लोगों को लग रहा है न्याय मिलेगा? कोशिश कंटिन्यूड है, वी आर ट्राइंग। आप लोगों को लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं? हम देख रहे हैं, अब कोशिश तो कर रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि जो जिनका डेथ हुई है उनको पूरा न्याय मिल सके और हमें भी कुछ प्रोटेक्शन मिले इसके बाद, है ना। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं आप लोग? यस, हाँ। आपको लगता है कि उससे डॉक्टर सुरक्षित हो पाएंगे? तो वो तो पूरी हमारी वही कोशिश है ना हमारी, कि हमें कुछ तो वर्क प्लेस प्रोटेक्शन मिले। तो ये किसी को भी हो सकता था ना, तो इसलिए निश्चित रूप से ये किसी को भी हो सकता था। और पीछे जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा सुरभि, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी काफ़ी लंबा क्यू है और इसमें डॉक्टर्स जो है वी वांट जस्टिस के नारे के साथ जो है आ रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जिस तरीके से जांच की जा रही है वो जानकारी इनके साथ साझा हो। और जो बात अभी डॉक्टर्स की भी हमने सुनी कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी किस तरीके से माहौल है, उसको लेकर ये बड़ी मांग सामने रख रहे हैं। शुक्रिया कुंदन पूरे मामले पर इन डॉक्टर्स के साथ बातचीत के लिए। और लगातार रवि आपसे भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर लेंगे अपडेट। अब पंजाब के मोहाली से हैरान करने वाली खबर है, जहां मोहाली के जनपुर गांव का एक अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। सुनकर हैरानी जरूर होगी कि आपको बता दें यहाँ यूपी बिहार के लोगों के लिए अलग नियम बन गया है। रात 9 बजे के बाद निकलने पर रोक लगाई गई है। प्रवासियों पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाया गया है। प्रवासियों के लिए पान गुटखा बीड़ी पर रोक का नियम। तो मोहाली के गांव का ये अजीबोगरीब फरमान आखिर है क्या? और देखिए बाकायदा यहाँ पर बोर्ड नजर आ रहे हैं जिसके तहत अलग नियम बना दिए गए हैं। अब आप ये जानिए कि ये नियम आखिर बने किसके लिए हैं। ये नियम खास तौर पर यूपी बिहार के लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें रात 9 बजे के बाद निकलने पर रोक तक लगा दी गई है। ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। दो तस्वीरें एक साथ आपने देखी, एक तरफ वो बोर्ड, दूसरी तरफ इलाके में की जा रही अनाउंसमेंट। लेकिन ये अजीबोगरीब फरमान आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि यहाँ रात 9 बजे के बाद यूपी बिहार के प्रवासी बाहर ना निकले। नियम के मुताबिक ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी प्रवासी ने गांव का नुकसान किया तो जिम्मेदारी मालिक की होगी। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सभी प्रवासियों की वेरिफिकेशन को जरूरी बताया जा रहा है। साथ ही गांव में प्रवासी पान गुटखा बीड़ी सिगरेट का सेवन ना करें और किसी बाहरी ने जमीन खरीदी तो कमरे नहीं बना सकता है। एक कमरे में 2 से ज्यादा लोग भी नहीं रहने चाहिए। लेकिन ये अजीबोगरीब फरमान आखिर जारी क्यों किया गया है, इसकी वजह क्या है? सीधे सवाल करती हूं। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, आखिर ये फरमान है क्या? ये तो सुनकर हैरानी हो रही है, लेकिन इसकी वजह क्यों, इसकी जरूरत क्यों? देखिए, जो ग्राम पंचायत से जुड़े लोग हैं और नौजवान सभा जिसने पूरा का पूरा फरमान जारी किया, उनका ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहाँ पर रहते हैं वो खुलेआम धूम्रपान करते हैं, गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गांव की सभ्यता के हिसाब से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी वजह से नियम बनाए गए हैं। और इस नियम में ख़ास बात यह है कि अगर कोई भी प्रवासी मजदूर वहाँ पर कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं तो एक कमरे में 2 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। इसके अलावा 9 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। पान बीड़ी तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। तो तमाम ये नियम बनाए गए हैं और इससे पहले भी पंजाब के
देखिए, जो स्थानीय जो वहाँ पर प्रवासी मजदूर रहते हैं वो खुलकर इस पूरे मामले को लेकर विरोध नहीं कर रहे। उनका कहना है कि अगर हमें यहाँ पर रहना है, इस गांव के नियम के मुताबिक ही रहना होगा, तो वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो नियम बनाए गए हैं हम उसका पालन करेंगे। लेकिन जो आसपास के जो इलाकों में और अन्य प्रवासी मजदूर रहते हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी है। इससे पहले भी पंजाब के मोहाली में ही एक गाँव में नियम बनाया गया था कि प्रवासी लोग उस गांव में आकर ठहर नहीं सकते हैं। हाँ। तो ये एक नए तरह का यहाँ पर चलन शुरू हो रहा है। पहले प्रवासी मजदूरों के आने पर बैन लगाया गया एक गांव में, और उसके बाद प्रवासी मजदूरों को लेकर एक पूरी नियमावली बना दी गई है, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। लेकिन प्रवासी मजदूर जिनको वहीं उसी इलाके में रहकर काम करना है वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। जी, लेकिन आगे प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाता है और वो क्या कहता है, इस पर नजर बनाए रखिए। मोहित, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दें, बांग्लादेश के मेहरपुर से TV9 अब एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने रखेगा, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। वहीं से सीधी रिपोर्ट अब आपके सामने, क्योंकि दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को आग लगाई थी। सरकारी वकील के घर में लगाई गई आग के बाद हमारी टीम यहां पर पहुंची है। चश्मदीदों ने TV9 भारतवर्ष को क्या बताया, जानकारी अब आपके सामने। आपको बता दें, 500 लोगों ने सरकारी वकील के घर में आग लगा दी। यहाँ पे ये किसका घर है? हाँ? पीपी सरकारी पीपी सरकारी पीपी है। अच्छा, और कहाँ है अभी सरकारी पीपी? मेहरपुर हाँ, मेहरपुर जलाजेस्कोट। देखिए, इस इंसिडेंट की एक खासियत ये है कि यहाँ पर ये घर भले हिंदू समुदाय का है, लेकिन ये सरकारी वकील का है, जो कि सरकार के साथ था। तो यहाँ पर जो भीड़ का गुस्सा है, सरकारी वकीलों ने, सरकारी वकील, तो यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर जो टारगेट किया गया वो टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वो शेख हसीना की सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जबकि जो दूसरे और लोग हैं उनके घर को टारगेट नहीं किया गया। तो अब इस घर की आप हालत देखिए, एक के बाद एक दूसरा बेडरूम, उन सब की हालत देखिए। यहाँ पर जो ये किताबें हैं, ये साफ तौर पर दिख रही है कि जो कानून की किताबें हैं उससे किस तरह से जलाई गई है, और इस किताबों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये सब कानून से रिलेटेड किताबें हैं, और जो दूसरी और तमाम तरह की किताबें हैं उसको किस तरह से यहाँ पर जलाया गया है। और ये उनका एक ऑफिस नुमा घर भी हो सकता है। बताया गया मुझे कि अभी वो अपने बेटी के यहाँ जापान में थे, जब भीड़ जो है, भीड़ ने आकर उनके घर में यहाँ पर इस तरह का हाल किया। राइट। हाँ, यहाँ से महज 50 किलोमीटर दूर में मुजीबनगर में बांग्लादेश की पहली सरकार का गठन हुआ था, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन रहा था। इसीलिए इस जगह की, इस इलाके की खास पहचान है। और यहाँ पर जो ये वाक़या हुआ है, तो दादा देख भी लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक कमरा दूसरा कमरा से दिखाते हुए, और क्या हालत किचन की हुई है, क्या हालत बालकनी और दूसरी चीज़ों की हुई है, वो सब आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के नुकसान और क्षति को दिखाते हुए हमारा मकसद सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि किस तरीके से टारगेट किया गया था, जो इस घर को भीड़ ने टारगेट किया गया। और TV9 संवाददाता ने सरकारी वकील अचल भट्टाचार्य से भी बात की। अचल भट्टाचार्य के घर में दंगाइयों ने आग लगा दी थी। अचल भट्टाचार्य ने कहा, 250 साल से मेहरपुर में रह रहे हैं, हमले के बाद डर लग रहा है। 1971 में भी घर में लूटपाट को अंजाम दिया गया था। फांसी तुले दिया था। अच्छा, ये आपने अभी किया है? हाँ, हमें अंचल भट्टाचार्य है काजिन, देयर आर ऑल काजिन। वही जो इस्कॉन, तो मेरा बारी है। वो आपका बारी है? हाँ। अच्छा। यह उसका हमरा जमींदार का बारी है। आप लोग जमींदार परिवार से? जमींदार, हाँ, 5 जनरेशन हमरा एडवोकेट। हाँ, मेरा ग्रैंडफादर, नेक्स्ट ग्रैंडफादर, सब एवरी एडवोकेट। तो एक बात बताइए, 250 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका परिवार रह रहा है कई 5 जनरेशन से, अब ये घटना घटने के बाद आपको डर लग रहा है? खूब डर लगा। पाकिस्तान अमल का, बांग्लादेश के, देयर इज बारी, मेरा बारी है, लूट हुआ बट नहीं आगुन दिया। 224 5 अगस्त बाड़ी 2 बाड़ी आगुन दिया। फास्ट पाकिस्तान में लूट हुआ बट नहीं आगुन दिया था। 2024 अगस्त 5 अगस्त आगुन दिया था। मेरा खूब डर लगा था। और बांग्लादेश के मेहरपुर पहुंचा TV9 भारतवर्ष, जिस इस्कॉन मंदिर को जलाया, वहां से ये रिपोर्ट। जहां हिंदुओं पर सबसे ज्यादा हमले हुए, वहां की तस्वीरें अब आपके सामने।
आपको बता दें जमाते इस्लामी BNP का गढ़ है मेहरपुर और हिंसा में शामिल थे जमात से जुड़े उपद्रवी। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है TV9 भारतवर्ष, लेकिन क्या ये मंदिर है या आप कैमरे पर देख लीजिए, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। और इस वक्त जो हालत है, इस हालत को देखकर आप क्या कहेंगे? जो 5 अगस्त को खौफनाक मंजर यहां पर दिखाई दिया था, जिस 5 अगस्त की घटना के बाद पूरी दुनिया ने इस्कॉन मंदिर को जलते हुए देखा था, भगवान के स्थल को जो हालत की गई है उसको इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे हैं। और कैमरे पर इन सब तस्वीरों को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कहीं किसी लोगों का गुस्सा इस तरह से फूटेगा। प्रभु जी, ये सब जो हुआ था उस समय आप लोग कहाँ थे? हम तो मंदिर पे यहीं पे थे। हम यहीं पर जगन्नाथ को रक्षा करने के लिए रहे थे, लेकिन ऐसा आक्रमण हो रहा है हमारा खुद का जीवन बचाने के लिए, फिर हम मंदिर के छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि हम उस समय थे। कितने लोग आए थे? 500 से ज्यादा। वो लोग पेट्रोल और गन पाउडर लेकर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। पेट्रोल बम फेंक रहे थे, गन पाउडर फेंक रहे थे। इसलिए हमको उधर जान का खतरा देखकर हमको। तो किधर से फेंक रहे थे? इधर आना, हमारा जो फ्रंट साइड है उधर फ्रंट साइड से फेंक रहे थे इधर के लिए। हाँ। तो अभी देखिए, अभी पहले हमने आपको एक हिस्सा दिखाया था हमारे जी हाँ बिल्कुल, एक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूरी बम विस्फोट हुआ, मतलब जो ग्रेनेड बम कॉकटेल। क्या कह रहे हैं सर? One kind of grenade made. One kind of grenade. Small. अच्छा, वो स्पॉट बता रहे हैं जहां पर कि इन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया या कॉकटेल बम, ये कह रहे हैं कि वन काइंड ऑफ ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। अब तो ये हालत यहाँ पर है। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरे वाले हिस्से को आपको दिखाते हैं। आइए प्रभु जी। और मैं कैमरा सहयोगी गंगा से कहूँगा कि थोड़ा वो अपना ध्यान भी रखे, क्योंकि प्रभु जी आप लोग सावधानी से बचे, क्योंकि अभी भी ताज़ा कुछ बम। तो ये वाली जगह कौन सी थी? यही वाला जगह है जहाँ पर जगन्नाथ का जो आराध्य थे। तो बताइए, जिस जगह पे पूरी दुनिया का पालन करने वाले जगन्नाथ स्वयं बैठते होंगे, वहां पर क्या हालत कर दी गई है वो आप देखिए। आग लगा, इधर से लेकर सब कुछ लेकर उधर आग लगा दिया, और उधर फिर आग लगा दी। हाँ, सब कुछ लेकर एक साथ लेकर उधर आप देख सकते हैं। जो आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ से भगवान को और सबको उठाया? हाँ, उठाया। फिर इन सबको यहाँ पर लेकर पहले तो वो लोग तो ऐसा करके मारा है। हाँ, तोड़फोड़ किया, फिर अग्नि में वो लोग विसर्जन किया। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप वो तस्वीर देख रहे हैं। पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा टीवी चैनल जो मेहरपुर के इस्कॉन टेम्पल में आकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। 5 अगस्त को जब शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और वो यहाँ से भारत निकली, और उसके बाद उपद्रवियों का गुस्सा सीधे इस्कॉन टेम्पल में आया था। वो टेम्पल जहाँ से धार्मिक सद्भाव को लेकर लगातार संदेश दिया जाता था। और मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर की सबसे दर्दनाक तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि हमले के बीच कुएं में कूदकर लोगों ने जान बचाई। दंगाइयों से बचने के लिए कुएं में लोग कूद गए थे। इसी मंदिर के परिसर में ये देखिए एक छोटा सा कुआं भी मुझे साफ तौर पर भी हमारे कुछ भक्त इधर ऑस्ट्रेलिया तक कुआं पर। अच्छा, जिससे में आग लगी थी तो कुआं में? हाँ, एक भक्त जो क्या कह रही है माता जी? कितने? 3 लोग? अच्छा, 3 लोग जिस समय दंगाई आए उन्होंने आग लगाई, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि 16 लोग थे। बाहर जा नहीं पाए वो लोग, जो बाहर नहीं जा पाए वो कुएं में आकर उन्होंने शरण ली थी, और इसी कुएं में जाकर वो छुप कर। तो फिर उनको निकाला कैसे आप? फिर हम आकर जो बाहर का जो लोग आदमी अग्नि निरापण करने के लिए आया, अच्छा, उनके सहायता से हमें इनको बचा पाया। सहायता से फिर आपने बताई। तो आप सोचिए, ये तस्वीर TV9 के कैमरे पर और ये जानकारी TV9 के जरिए आपको हम दे रहे हैं कि जब इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुई, जब इसे जलाया गया, उस समय यहाँ पर जो मौजूद भक्त थे वो अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं के में कूद गए और कुएं में उन्होंने अपनी शरण ली। और जब बाद में कई घंटों के बाद जब यहाँ पर आग बुझाने वाले लोग आए, तब उनकी मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। तो ये वाकया हुआ था, ये घटना हुई थी, जिस घटना की जानकारी इस वक्त पूरी दुनिया को मिलनी चाहिए। हमारा मकसद यहाँ पर किसी भी तरह का पैनिक फैलाना नहीं, बल्कि उस सच को बताना है कि यहाँ पर जो खौफनाक घटना हुई थी, जिस मंजर को इन सब ने देखा था, उससे पूरी दुनिया को हम रूबरू करा सके। और बांग्लादेश सरकार की दंगाइयों को चेतावनी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां आंतरिक सलाहकार सखावत हुसैन ने कहा है कि पुलिस थानों में लौटा दे लूटे हुए हथियार। आदेश नहीं माना तो छापेमारी होगी, छापेमारी में पकड़े गए तो केस होगा। अवैध और सरकारी हथियार रखने के 2 केस का सामना करना होगा।
वक्त की एक और बड़ी खबर है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर अखिलेश का पोस्ट, जहां वो कह रहे हैं कि हिंदू सिख किसी के साथ हिंसा ना हो। केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामले को उठाए, ये संवेदनशील मामला है, कोई हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश कहर बनकर बरसी है और विनाशकारी सैलाब ने ऊना में भारी तबाही मचाई है। दर्जनों सड़क सैलाब में बह गए हैं। नदी के पानी के सामने जो भी आया बह गया। नदी के पानी में एक कार बह गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी की रफ्तार का अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लगाइए। ऊना में बिगड़ते हालात के बीच ये खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से सैलाब के इस मंजर में सब कुछ बहने लगा। लोगों की चीख पुकार और बीच में फंसे लोगों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ती गई, इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए, क्योंकि पानी का ये तेज बहाव कई घंटों तक इसी तरह देखने को मिला और सब कुछ इसमें बह गया। ऊना में ही बाढ़ के बाद की तबाही की ये तस्वीर अब आपके सामने। पेट्रोल पंप की ये स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ ने पेट्रोल के एक हिस्से को बहा दिया। पेट्रोल पंप पर मलबा भर गया। नाले का पानी पंप के नीचे के हिस्से को बहा ले गया। पेट्रोल पंप के टैंक तक नजर आने लगे। यहाँ पर कल ये जो बरसाती नाला है, जिसे होम खड्ड कहा जाता है, उसने काफ़ी कहर यहाँ पर बरपाया। और आप देखिए यहाँ पर ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं, कल यहाँ की तस्वीरें काफ़ी भयावह तस्वीरें थी, भयानक यहाँ की तस्वीरें थी। पानी जो था इस बरसाती नाले का वो ओवरफ्लो करके ऊपर तक आ गया था। यहाँ पे जो पुल बनाया गया है, पुल के ऊपर से पानी बहकर पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले चुका था और जिसकी वजह से आप देखिए पेट्रोल पंप का नीचे का पूरा जो हिस्सा है वो कट चुका है। नीचे से पेट्रोल पंप की ज़मीन पूरी तेज बहाव जो पानी का था उसकी वजह से कट चुकी है और यहाँ पर काफ़ी भारी तबाही मचाई है। ऊना के बाथड़ी में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। विनाशकारी बाढ़ की एक और तस्वीर आपके सामने, जहां इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इंडस्ट्री और गाड़ियों की स्थिति अब आपके सामने है, क्योंकि यहां पानी के रौद्र रूप का अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लगाइए, जहां घरों के सामने खड़ी गाड़ियां बह गई, एक दूसरे के ऊपर तक गाड़ियां चढ़ गई। किसी कार की बोनट गायब हो गया, कार के छत के परखच्चे उड़ गए, बाढ़ की वजह से सीमेंट की दीवार तक टूट गई, लोहे के गेट मुड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में कई प्रवासी मजदूर भी बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया इसको कहा जाता है। वहाँ पर क्या हालत हुई है आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए इस गाड़ी की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तेज बहाव के साथ ये पानी आया था और उसके बाद यहाँ पर जो ये पार्किंग एरिया में गाड़ियाँ खड़ी थी, इनको निकालने का वक्त भी नहीं मिला। ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट बनाने की फैक्ट्री है। इसके अंदर भी जो पानी था वो भर गया और आप देखिए पानी कितना ज़्यादा था वो आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए जितनी भी आपको सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ पानी की वजह से हुआ है। जो अंदर यहाँ पर स्टाफ की जो गाड़ियाँ खड़ी थी, उन गाड़ियों की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तेज़ बहाव के साथ यहाँ पर पानी आया होगा। देखिए गाड़ियाँ आपको पलटी हुई दिखाई देंगी, एक के ऊपर एक गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तेज़ बहाव जो पानी का था उसकी वजह से सब कुछ हुआ। लोग जो यहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं कि इतना ही वक्त मिला कि अपनी जान बचा पाए। बाढ़ ने सैकड़ों प्रवासियों को बेघर कर दिया है। बाढ़ में मजदूरों के घर बह गए हैं, घर में रखा सामान, कपड़े, सब कुछ बाढ़ की चपेट में आ गया। खुले आसमान में लोग जीने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर प्रवासी मजदूर कमरे किराए पे लेके रहते हैं और आप देखिए यहाँ पर जो कमरों के अंदर का एक पूरा हिस्सा ही आपको दिखाना चाहेंगे। जो तेज बहाव था उसके चलते पूरा का पूरा हिस्सा ही बह गया। जो यहाँ पर सामान रखा हुआ था वो सब भी यहाँ पर बह गया और ये जो मजदूर परिवार थे इनको सिर्फ इतना ही वक्त मिला कि ये अपने आप को बचा सके, अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया। हालांकि 2 बच्चे यहाँ पर बह भी गए। पानी बहुत आ गया, इधर बच्चे को लेकर भागा। हम बोला कि सामान सभी रहेगा यहाँ, ये सब तो चल गया अंदर अंदर, कुछ नहीं लिख सकता। नीचे से जमीन ही कट गई। हाँ जमीन कट गया, कुछ नहीं लिखा पाया। नहीं बचा पाया, बहुत तेल पलट पकड़ लिया मेरा, मैं पैर पकड़ लिया, मेरा दोनों लड़की पास गया, मेरा चोर गया।
अब राजस्थान की सवाई माधोपुर में लगातार हो रही बारिश किस तरीके से लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए भारी आफत बन गई है। भारी बारिश के बाद रणथंभौर के जंगल में अचानक पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से 100 से ज्यादा लोग जंगल में ही फंस गए हैं। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, रणथंभौर जंगल पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों को कैसे बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। सड़क पर पानी भरने के बाद प्रशासन से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और अमरेश्वर महादेव मार्ग को बंद कर दिया गया है।